नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विदेशी विनिमय दर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक क्लास 12 की समष्टि अर्थशास्त्र से लिया गया टॉपिक है। यहाँ से जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन रहे हैं, यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी तथा बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। एक नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में कीमत कहलाती है। क्या कहलाती है कीमत? जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी के रूप में बदला जाता है तो ऐसी करेंसी को संतुलन दर कहते हैं, स्थिर विनिमय दर कहते हैं, नम्य विनिमय दर कहते हैं या विनिमय दर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को विनिमय दर कहा जाता है। क्या है विनिमय दर? विनिमय दर एक देश की मुद्रा की इकाइयों को मापती है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त किया जाता है, उसे ही विनिमय दर कहा जाता है। और विदेशी विनिमय दर के रूप में मुख्य रूप से विनिमय दर का संबंध होता है। तो विदेशी विनिमय दर क्या है? विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस दर पर विदेशी करेंसी के लिए घरेलू करेंसी को बदला जाता है, उसी को विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। और विदेशी विनिमय दर स्थिर एवं नम्य दो प्रकार की होती हैं। घरेलू करेंसी के रूप में दी जाने वाली वह कीमत जो विदेशी करेंसी की एक इकाई के लिए दी जाती है। घरेलू करेंसी के रूप में दी जाने वाली वह कीमत जो विदेशी करेंसी की एक इकाई के लिए दी जाती है। मतलब घरेलू कीमत की जितनी हम करेंसी एक विदेशी इकाई खरीदने के लिए देते हैं उसी को विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप समझा जा सकता है, यदि एक डॉलर हमें प्राप्त करना है, एक डॉलर प्राप्त करने के लिए या खरीदने के लिए 83 रुपये देना होता है इस समय, तो विनिमय दर को दो देशों की करेंसी के विनिमय के अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यूएस डॉलर एक डॉलर बराबर हो जाएगा 83 रुपये। तो जब 83 रुपये देंगे तो एक डॉलर हमें प्राप्त होगा, इसी को ही विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। इसे घरेलू करेंसी को बाहरी मूल्य भी कहा जाता है। विनिमय दर मुख्य रूप से दो रूपों में देखने को मिलती है, एक तो नम्य विनिमय दर और स्थिर विनिमय दर। तो नम्य विनिमय दर क्या होती है और स्थिर विनिमय दर क्या होता है, दोनों को जान लेते हैं। नम्य विनिमय दर को तरणशील विनिमय दर, मुक्त या स्वतंत्र विनिमय दर भी कहा जाता है। तो नम्य विनिमय दर में विनिमय दर मुद्रा बाजार में पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, जो स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। इसलिए नम्य विनिमय दर को स्वतंत्र या तरणशील विनिमय दर भी कहा जाता है। स्वतंत्र, नम्य या तरणशील या मुक्त विनिमय दर भी कहा जाता है। इससे मूल्य ह्रास एवं मूल्य वृद्धि होती है। नम्य विनिमय दर के माध्यम से मूल्य ह्रास एवं मूल्य वृद्धि दो स्थितियां पाई जाती हैं। नम्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? तो विनिमय दर की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा नम्य विनिमय दर का निर्धारण होता है। विदेशी विनिमय की मांग जब की जाती है तो ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय की मांग एवं विदेशी विनिमय के बीच विपरीत संबंध होता है। विदेशी विनिमय की मांग एवं विदेशी विनिमय के बीच विपरीत संबंध होता है। जब क्या होता है, विदेशी विनिमय की मांग बढ़ती है तो विदेशी विनिमय की दर जब बढ़ती है तो विदेशी विनिमय की मांग घटती है, या कह सकते हैं विदेशी विनिमय की जब मांग बढ़ती है तो विदेशी विनिमय की दर को क्या होती है, घटती है। तो यह विपरीत संबंध विदेशी विनिमय की दर एवं विदेशी विनिमय की मांग के बीच पाया जाता है। और विदेशी विनिमय के लिए मांग वक्र जो आरेख होता है वह ऋणात्मक ढाल का होता है। इसी प्रकार से विदेशी विनिमय की अगर पूर्ति की बात की जाए तो विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विदेशी विनिमय के बीच जो है धनात्मक संबंध होता है। यह आरेख है जो विदेशी विनिमय की पूर्ति एवं विदेशी विनिमय की दर के बीच संबंध की बात करता है। एक्स अक्ष पर विदेशी विनिमय की पूर्ति को दिखाया गया है तथा वाई अक्ष पर विदेशी विनिमय की दर को दिखाया गया है। अगर विदेशी विनिमय की दर बढ़ रही है
तो विदेशी विनिमय दर की पूर्ति भी बढ़ेगी। इसी जैसे जैसे बढ़ेगी विदेशी विनिमय दर की दर, वैसे वैसे विदेशी विनिमय दर की पूर्ति बढ़ेगी। तो विदेशी विनिमय दर की पूर्ति एवं विदेशी विनिमय दर के बीच जो है धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब अगर विदेशी विनिमय संतुलन या विनिमय की समता की बात की जाए तो जहाँ पर विदेशी विनिमय दर की पूर्ति और विदेशी विनिमय दर की मांग एक दूसरे को आपस में इंटरसेट या काटते हैं, वहीं पर विदेशी विनिमय की समता दर या विदेशी विनिमय का संतुलन स्तर निर्धारित होता है। और यह संतुलन जो है ई बिंदु पर निर्धारित है। एक विनिमय दर होती है स्थिर विनिमय दर। तो स्थिर विनिमय दर क्या होती है उसको भी जान लेते हैं। विनिमय दर तब स्थिर कही जाती है जब इसे निश्चित स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित तथा बनाए रखा जाता है। सरकार इसे संतुलन विनिमय दर से अधिक या कम पर निर्धारित कर सकती है। निश्चित विनिमय दर पूर्ति एवं मांग की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। निश्चित विनिमय दर या स्थिर विनिमय दर से जो है अवमूल्यन या अधिमूल्यन की स्थिति देखने को मिलती है। तो अवमूल्यन अधिमूल्यन की स्थिति स्थिर विनिमय दर से देखने को मिलती है और मूल्य वृद्धि और ह्रास जो है नम्य विनिमय दर में देखने को मिलती है। स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और नम्य या ऋणशील विनिमय दर स्वतंत्र रूप से मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अगर स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर में अंतर की बात की जाए तो स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और नम्य विनिमय दर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन सरकार या देश की केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित एवं शुरू किए जाते हैं, जबकि नम्य विनिमय दर में परिवर्तन पूर्ति एवं मांग की बाजार शक्तियों में परिवर्तन से संबंधित होते हैं। स्थिर विनिमय दर के फलस्वरूप अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि नम्य विनिमय दर के फलस्वरूप जो है मूल्य वृद्धि एवं मूल्य ह्रास की स्थिति देखने को मिलती है। तथा स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सट्टेबाजी की मात्रा बहुत कम होती है, जबकि नम्य विनिमय दर प्रणाली में सट्टेबाजी की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है। तो यह कुछ अंतर स्थिर एवं नम्य विनिमय दर के बीच में थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है 2 नंबर। विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली के अनुसार विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया गया। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया। 2 करेंसियों के बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की जाती थी। उपरोक्त सभी, तो इसमें सभी सही हैं। विदेशी विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली के अनुसार क्या हुआ? करेंसियों को एक करेंसी अर्थात अमेरिकी डॉलर के साथ संबंधित कर दिया गया था। अमेरिकी डॉलर का एक निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया तथा एक करेंसी का अमेरिकी डॉलर के रूप में मूल्य का निहित अर्थ उस करेंसी का स्वर्ण के रूप में मूल्य माना गया। तो करेंसी के बीच समता के लिए स्वर्ण ही अंतिम इकाई का कार्य करता रहा। तो इस प्रकार से विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत विभिन्न करेंसियों को एक करेंसी के साथ संबंधित कर दिया गया। अमेरिकी डॉलर था निश्चित कीमत पर स्वर्ण मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। 2 करेंसियों के बीच समता उनमें पाई जाने वाली स्वर्ण की मात्रा द्वारा निर्धारित की गई थी। तो सभी सही हैं इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, किस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई स्वर्ण को माना जाता है? तो विनिमय दर की स्वर्णमाल प्रणाली के अंतर्गत यह माना गया है। किसी करेंसी की समता मूल्य में समायोजन IMF की अनुमति से संभव था। 1977 तक जो है 1977 तक ब्रेटन वुड को त्याग दिया गया। ब्रेटन वुड द्वारा जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली को त्याग दिया गया और इसे नम्य प्रणाली के साथ बदल दिया गया था। तो 3 का सही आंसर जो है
वह है विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विनिमय दर प्रणाली अधिकतर नम्य और जिसमें विनिमय दर में कुछ भी समायोजन करने की अनुमति नहीं होती है कहलाती है। तो उसे कहते हैं विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। इसमें दिया गया है नम्य विनिमय दर प्रणाली क्या है उसको जान लेते हैं। तो नम्य विनिमय दर प्रणाली या लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण विभिन्न करेंसियों की पूर्ति एवं मांग द्वारा होता है। जब पूर्ति तथा मांग की शक्तियों में स्वतः अंतःक्रिया के कारण विनिमय दर में वृद्धि होती है तो इसे मूल्यह्रास कहते हैं, और जब पूर्ति तथा मांग की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया के कारण विनिमय दर गिरती है तो इसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। ब्रेटन वुड प्रणाली जो है, ब्रेटन वुड प्रणाली स्थिर विनिमय दर पर आधारित है। स्थिर विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित होती है। स्थिर विनिमय दर में परिवर्तन सरकार या देश की केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाते हैं। स्थिर विनिमय दर को सरकार द्वारा निर्धारित एवं बनाए रखा जाता है, जिसके कारण सरकार अवमूल्यन और पुनर्मूल्यन करती है। अवमूल्यन का मतलब होता है जब घरेलू करेंसी का मूल्य सरकार कम कर देती है, और पुनर्मूल्यन का मतलब होता है घरेलू करेंसी का मूल्य सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है। इसका सहारा स्थिर विनिमय दर में सरकार लेती है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति के बराबर हो जाए उसे कहते हैं विनिमय की समान दर, टकसाली समता, संतुलन, विनिमय दर, उपरोक्त सभी। तो जिस विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा की मांग एवं विदेशी मुद्रा की पूर्ति, तो यह हो जाएगी विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति जब बराबर हो जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, संतुलन विनिमय दर कहा जाता है। 6 का ए सही है। संतुलन विनिमय दर, विनिमय दर की संतुलन दर या विनिमय की समता दर तब प्राप्त होती है जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय की मांग के बराबर होता है। तो सही आंसर सी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध होता है। तो विदेशी मुद्रा की मांग एवं विनिमय दर के बीच जो है विपरीत संबंध होता है। विदेशी मुद्रा की मांग एवं विनिमय के बीच विपरीत संबंध होता है। एक्स अक्ष पर, इस आरेख में एक्स अक्ष पर विदेशी विनिमय की मांग तथा वाई अक्ष पर विदेशी विनिमय की दर को दिखाया गया है। विदेशी विनिमय दर अगर कम होती है तो विदेशी विनिमय की मांग ज़्यादा होती है। यह अगर विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है तो विदेशी विनिमय दर की मांग क्या होती है, घट जाती है। तो विदेशी विनिमय दर की मांग एवं विदेशी विनिमय दर के बीच जो है वह विपरीत संबंध देखने को मिलता है। तो 7 का सही आंसर ए है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय दर बढ़ेगा, घटेगी, परिवर्तित नहीं होगी, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो जब विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है तब संतुलन विनिमय दर घटेगी, घट जाएगी संतुलन विनिमय दर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा की मांग निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के पुनः भुगतान पर, शेष विश्व में निवेश करने पर, घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर, दोनों ए तथा बी दोनों पर। तो विदेशी मुद्रा की मांग अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के भुगतान पर तथा शेष विश्व में निवेश पर निर्भर करती है। तो ए तथा बी दोनों सही हैं। विदेशी विनिमय विदेशी करेंसी की मांग पर निर्भर करती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान पर, शेष विश्व के निवेश पर, आयात पर, विदेशों से प्रत्यक्ष क्रय पर, अनुदान तथा दान पर, आय का भुगतान पर और सट्टा व्यापार पर विदेशी विनिमय या विदेशी करेंसी की मांग निर्भर करती है। तो इस प्रकार से इसमें सही आंसर जो है 9 नंबर क्वेश्चन का वह ए तथा बी दोनों सही हैं। तो डी में दिया गया है, डी सही है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की पूर्ति। तो विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की पूर्ति घटेगी। क्या है मूल्यह्रास? तो मूल्यह्रास जो है, करेंसी मूल्यह्रास से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जब
विदेशी मुद्रा का मतलब डॉलर के संबंध में घरेलू मुद्रा का मतलब रुपया के मूल्य में ह्रास होता है, इसलिए एक डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपए की आवश्यकता होती है। अर्थात कहा जा सकता है कि ये रुपये का मूल्य घटता है, मतलब एक डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप मूल्यह्रास विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति होती है और एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए अधिक रुपये देने की आवश्यकता होती है। करेंसी मूल्यह्रास के कारण विदेशी विनिमय की मांग में वृद्धि होती है, या कह सकते हैं विदेशी विनिमय की पूर्ति कम हो जाती है। और इसे एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। विनिमय दर जैसे एक यूएस डॉलर 60 रुपये से बढ़कर एक यूएस डॉलर 70 रुपये हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, डॉलर का मूल्य बढ़ गया और रुपये का मूल्य घट गया। तो ऐसी स्थिति में जब डॉलर खरीदना पड़ेगा तो मुद्रा क्या है, भारतीय मुद्रा ज़्यादा देनी पड़ेगी, अर्थात रुपये का मूल्य जो है घट गया, इसी को मूल्यह्रास कहा गया। अगर घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये ह्रास था। अगर वृद्धि की बात की जाए तो घरेलू करेंसी मूल्य वृद्धि से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जब विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर के संबंध में घरेलू मुद्रा अर्थात रुपये के मूल्य में वृद्धि होती है, जिसमें मुद्रा का मूल्य क्या है, बढ़ता है। मूल्य वृद्धि के कारण विनिमय दर की स्थिति में गिरावट आती है। एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए कम रुपए की आवश्यकता होती है। बिल्कुल मूल्यह्रास का उल्टा है मूल्य वृद्धि, अर्थात कह सकते हैं विदेशी विनिमय की पूर्ति में वृद्धि होती है या विदेशी विनिमय की मांग में कमी आती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप कहा जा सकता है विनिमय दर अगर एक यूएस डॉलर बराबर 60 रुपये से कम होकर एक यूएस डॉलर बराबर 50 रुपये हो गई, तो अब हमें एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए 50 रुपये ही देना पड़ेगा, अर्थात रुपये का मूल्य थोड़ा सा बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मूल्य में क्या हुई है, गिरावट आई है। तो यह मूल्यह्रास एवं मूल्य वृद्धि की स्थिति की बातें थी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक स्रोत है विदेशी मुद्रा की मांग का, विदेशी मुद्रा की पूर्ति का, यथापि दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी मुद्रा की पूर्ति का स्रोत है। 11 का सही आंसर बी है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन। जब प्रबंधित ऋणशीलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे कहते हैं, तो जब प्रबंधित ऋणशीलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है। मूल्य वृद्धि, मूल्यह्रास, पुनर्मूल्यन, तो उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास जो है नम्य विनिमय दर या प्रबंधित विनिमय दर के कारण उत्पन्न होती है। बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के कारण उत्पन्न स्थिति को मूल्यह्रास की स्थिति कहा जाता है। जब घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है तो विनिमय दर क्या होती है, बढ़ती है। जब घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होता है या कह सकते हैं प्रबंधित ऋणशीलता की विनिमय दर का ह्रास होता है तो तो विनिमय दर बढ़ती है, और जब मूल्य वृद्धि होती है तो विनिमय दर कम होती है। इसी प्रकार से स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत सरकार द्वारा जो विनिमय दर निर्धारित की जाती है उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं, और स्थिर विनिमय दर में अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन की स्थिति देखने को मिलती है। जब घरेलू करेंसी का मूल्य सरकार द्वारा कम किया जाता है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, और जब घरेलू करेंसी का मूल्य सरकार द्वारा बढ़ाया जाता है तो उसे पुनर्मूल्यन कहा जाता है। इसी प्रकार से नम्य विनिमय दर एवं प्रबंधित विनिमय दर में यह मूल्यह्रास की स्थिति देखने को मिलती है। यह महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से कि नम्य विनिमय दर और प्रबंधित विनिमय दर या स्वतंत्र विनिमय दर में कौन सी स्थिति देखने को मिलती है, अवमूल्यन की, मूल्यह्रास की, पुनर्मूल्यन। तो नम्य, स्थिर या स्वतंत्र विनिमय दर में जो है मूल्यह्रास एवं मूल्य वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है, जबकि स्थिर विनिमय दर में अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन की स्थिति देखने को मिलती है। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि नम्य विनिमय दर का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, तो जो ये 12 नंबर क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया जब प्रबंधित तरणशीलता के कारण विनिमय दर बढ़ती है तो उसे कहा जाता है मूल्य ह्रास। सी सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है? हस्तांतरण का कार्य, साख कार्य, पूर्वोपाय कार्य। तो उपरोक्त सभी कार्य किए जाते हैं। डी सही है। अगला, पूर्वोपाय संभव है हाजिर बाजार में, वायदा बाजार में, प्रबंधित तरणशील प्रणाली में, इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वोपाय का जो संबंध है वह वायदा बाजार से है। वायदा बाजार बी ऑप्शन में दिया गया है। वायदा बाजार को इंग्लिश में फॉरवर्ड मार्केट कहा जाता है। क्या होता है इसको जान लेते हैं। इसमें भविष्य में पूरा होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है। वायदा बाजार में भविष्य में पूरा होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है। इस बाजार में निर्धारित विनिमय दर को वायदा बाजार अथवा अनुबंधित विनिमय दर कहा जाता है। इसमें पूर्वोपाय संभव है। पूर्वोपाय का मतलब होता है हेजिंग से। हेजिंग जो है वायदा बाजार में देखने को मिलता है। हेजिंग का अर्थ भविष्य में किसी तिथि पर पूरे होने वाले विदेशी विनिमय के लेन देन पर हस्ताक्षर करके विनिमय दर में किसी प्रतिकूल परिवर्तन के जोखिम से बचना है। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विदेशी विनिमय का लेन देन होता है, उस विनिमय दर में जो जोखिम होता है, उस जोखिम से बचना ही हेजिंग कहलाता है। हेजिंग वायदा बाजार या फॉरवर्ड मार्केट में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से हाजिर बाजार या स्पॉट मार्केट क्या होता है? तो स्पॉट मार्केट में चालू लेन देन का कारोबार दैनिक होता है या चालू लेन देन का कारोबार होता है, या इसमें दैनिक कारोबार होता है। इस बाजार में विनिमय दर का निर्धारण जो है हाजिर विनिमय दर पर होता है। इसमें हेजिंग शामिल नहीं है। हाजिर बाजार में जो विनिमय दर निर्धारित होती है उसे तात्कालिक विनिमय दर कहा जाता है। तात्कालिक विनिमय दर चालू विनिमय दर का वह भाग है जो लेने के समय प्रचलित होती है। तो इस प्रकार से वायदा बाजार और हाजिर बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन के दो महत्वपूर्ण बाजार हैं। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन। हाजिर बाजार वह बाजार है जिसमें केवल चालू लेन देन किए जाते हैं। ठीक है, हाजिर बाजार में चालू या कह सकते हैं दैनिक लेन देन किए जाते हैं। वायदा विनिमय दर निर्धारित होती है। वायदा विनिमय दर जो है वह फॉरवर्ड मार्केट में निर्धारित होती है, तो 20 में शामिल नहीं होगा। और विनिमय दर तुरंत निर्धारित होती है, तो विनिमय दर तुरंत निर्धारित होती है। तो 15 में सही आंसर डी हो जाएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन। वायदा बाजार वह बाजार है जिसमें भविष्य निष्पादन के लिए विदेशी विनिमय का लेन देन किया जाता है। तो वायदा बाजार जिसमें भविष्य में पूरा होने वाले लेन देन का कारोबार किया जाता है उसे वायदा बाजार कहते हैं। और हेजिंग जो है, हेजिंग वायदा बाजार से संबंधित विनिमय विदेशी विनिमय दर में भविष्य के जोखिम से सुरक्षा करने के लिए दिया जाता है। तो 16 का सही आंसर ए है। अगला 17 नंबर। यदि पहले के 100 रुपये की तुलना में अब $1 खरीदने के लिए 120 रुपये की आवश्यकता होती है तो मतलब पहले 100 रुपये में $1 मिल रहा था, अब 120 रुपये में $1 मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ है। ठीक है, मूल्य वृद्धि नहीं हुई है, ह्रास हुआ है। और आयात बिल के मूल्य में वृद्धि होगी। ठीक है, यह भी सही है। तो बी तथा सी सही है। अगर घरेलू मुद्रा का ह्रास होगा, पहले $1 खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा अगर रुपया देना पड़ेगा भारतीय रुपया, तो इससे घरेलू मुद्रा का ह्रास होगा और जो आयात का बिल होगा वह बढ़ेगा। तो बी तथा सी दोनों सही हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। संतुलन विनिमय दर प्राप्त होगी कब? जब विदेशी विनिमय की पूर्ति विदेशी विनिमय की मांग के बराबर होगी तब प्राप्त होगी, और जब विदेशी विनिमय की पूर्ति ज़्यादा होगी विदेशी विनिमय की मांग से तब प्राप्त होगी। तो ए तथा बी सही होगा। तो ए तथा बी डी ऑप्शन में दिया गया, तो 18 का डी सही है। अगला 19 नंबर। गंदी तरणशीलता संबंधित है। तो गंदी तरणशीलता का संबंध जो है विनिमय दर की नम्य प्रणाली से है। बी सही है।
अब उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में क्या क्या भरना है देखते हैं। विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय मुद्रा से है, किससे? घरेलू मुद्रा से कि विदेशी मुद्रा से? तो विदेशी विनिमय से अभिप्राय जो है विदेशी मुद्रा से है, तो इसमें घरेलू ना हो के विदेशी से ही हो जाएगा आंसर। अगला खाली स्थान, विनिमय दर को मुक्त विनिमय दर भी कहा जाता है। स्थिर कि नम्य? तो नम्य विनिमय दर या मुक्त विनिमय दर या स्वतंत्र विनिमय दर तीनों एक ही हैं। नम्य विनिमय दर को प्रबंधित विनिमय दर भी कहा जाता है और नम्य विनिमय दर का निर्धारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। जबकि स्थिर विनिमय दर में विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है और स्थिर विनिमय दर में अवमूल्यन तथा पुनर्मूल्यन की स्थिति देखने को मिलती है। जबकि नम्य विनिमय दर में जो है मूल्यह्रास एवं मूल्य वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से नम्य विनिमय दर को मुक्त विनिमय दर भी कहा जाता है। इसका सही आंसर नम्य हो जाएगा, दो में नम्य हो जाएगा। अगला 3 नंबर में, विदेशी करेंसी की मांग में कमी के कारण विनिमय दर में होती है, क्या होती है? विदेशी करेंसी की मांग में कमी के कारण विनिमय दर में कमी आती है। केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी करेंसी के क्रय तथा विक्रय की वह प्रक्रिया जिससे कि विनिमय दर को वांछित सीमाओं के अंदर प्रबंधित किया जाता है, क्या कहलाती है? प्रबंधित ऋणशीलता या ऋणशील विनिमय दर। तो उसको प्रबंधित ऋणशीलता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रबंधित ऋणशीलता के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण मांग की शक्तियों द्वारा होता है, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। तो इसका 4 का सही आंसर प्रबंधित ऋणशीलता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? विदेशी विनिमय के लिए मांग विदेशी विनिमय की दर से खाली स्थान रूप से संबंधित है, प्रत्यक्ष या विपरीत रूप से? तो विदेशी विनिमय के लिए मांग विदेशी विनिमय की दर से विपरीत रूप से संबंधित है, विपरीत सही है। अगला घरेलू करेंसी का विनिमय दर से, घरेलू करेंसी का विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति है। घरेलू करेंसी का विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति है, क्या है? मूल्य वृद्धि या मूल्य ह्रास? तो घरेलू करेंसी का मूल्य ह्रास विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति है, तो 6 में मूल्य ह्रास हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान के कारण विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है, अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन? तो अवमूल्यन के कारण विदेशी करेंसी की पूर्ति में वृद्धि होती है, अवमूल्यन के कारण। तो 7 नंबर क्वेश्चन में अवमूल्यन सही है। अगला 8 नंबर, शेष विश्व द्वारा प्रत्यक्ष क्रय विदेशी विनिमय की एक महत्वपूर्ण घटक है। तो शेष विश्व द्वारा प्रत्यक्ष क्रय विदेशी विनिमय की पूर्ति की एक महत्वपूर्ण घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का पूर्ति। खाली स्थान, विनिमय दर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की पूर्ति एवं मांग की शक्तियों की स्वतंत्र अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। तो नम्य विनिमय दर, तो नम्य विनिमय दर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार की पूर्ति एवं मांग की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है। नम्य कह सकते हैं या प्रबंधित या ऋणशील विनिमय दर कह सकते हैं। बाकी स्थिर विनिमय दर में जो है विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत आते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा के मूल्य वृद्धि से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जब विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? तो मूल्य की वृद्धि से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जब विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, इसमें बढ़ता है। अब सत्य असत्य की पहचान करना है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। क्या है? 1 नंबर में, विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है घरेलू करेंसी के संबंध में विदेशी करेंसी की मूल्य वृद्धि होना। विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है घरेलू करेंसी के संबंध में विदेशी करेंसी की मूल्य वृद्धि होना, ठीक है, सही है। अगला, एक करेंसी के टकसाली मूल्य से अभिप्राय उस करेंसी में निहित कागजी मूल्य से है, गलत है। घरेलू करेंसी या घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास की स्थिति में निर्यातों में वृद्धि होती है, तो घरेलू मुद्रा के मूल्य ह्रास की स्थिति में निर्यातों में वृद्धि होगी, 3 भी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली
को विनिमय दर की गंदी तरणशीलता प्रणाली में बदल दिया गया है। विनिमय दर की ब्रेटन वुड प्रणाली को विनिमय दर की गंदी तरणशीलता प्रणाली से बदल दिया गया है, गलत है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, जब विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा के संदर्भ में सस्ती हो जाती है तब $1 के लिए कम रुपए की आवश्यकता होती है। सही है, 5 नंबर सही है क्वेश्चन। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है, हाजिर बाजार दैनिक प्रकृति वाला होता है। सही है, हाजिर बाजार दैनिक प्रकृति वाला होता है। 7 नंबर, प्रबंधित ऋणशीलता में केवल स्थिर विनिमय दर प्रणाली के तत्व सम्मिलित हैं। नहीं, प्रबंधित ऋणशीलता में केवल स्थिर विनिमय दर प्रणाली के तत्व सम्मिलित नहीं है। 7 गलत है। 8, विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा के क्रेता इसे खरीदना चाहते हैं एवं विक्रेता इसे बेचना चाहते हैं। तो 8 सही है। 9, विनिमय दर स्वर्ण के रूप में व्यक्त की गई मुद्रा की कीमत है। यह गलत है। वायदा विनिमय दर वह विनिमय दर होती है जिस पर वर्तमान में पूरा होने वाला लेन देन का कारोबार होता है। वायदा विनिमय दर वह विनिमय दर होती है जिसमें वर्तमान नहीं भविष्य में होता है वायदा में, तो यह गलत हो जाएगा। अब इसमें सही जो युग्म है उसकी पहचान करना है। घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास, घरेलू मुद्रा का मूल्य सरकार द्वारा जानबूझकर कम किया जाता है तो यह अवमूल्यन कहलाता है, तो यह गलत है। जब सरकार जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य जो है कम करती है तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, तो ए गलत हो जाएगा। बी, अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान विदेशी विनिमय की पूर्ति का एक स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान विदेशी विनिमय की पूर्ति का एक स्रोत है या नहीं है, यह भी गलत है। अगला सी, भारत में यूएस को किए गए निर्यात भारत से यूएस को किए गए निर्यात भारत से विदेशी विनिमय की मांग है। भारत से विदेशी विनिमय की मांग नहीं है, क्योंकि भारत से ही यूएस को निर्यात किया जाए तो भारत की विदेशी विनिमय दर की मांग थोड़े हो जाएगी। अगला डी में क्या है, घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो घरेलू मुद्रा के मूल्य वृद्धि में सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती, यही सही है, क्योंकि घरेलू मुद्रा की मूल्य वृद्धि में सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती। सरकार जो है अवमूल्यन और मूल्य वृद्धि अवमूल्यन में और पुनर्मूल्यन में अपनी भूमिका निभाती है, तो डी सही है। अगला फिर कॉलम फर्स्ट में संबंधित मदों के साथ मिलान करके कॉलम सेकंड में दिए गए विकल्पों के सही क्रम को पहचानें। विनिमय दर क्या होती है? तो विनिमय दर जो है वह घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य होता है। विनिमय दर जो है घरेलू करेंसी का बाहरी मूल्य होता है। तो ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से, बी का किससे मिलान होगा? बी का क्या है? विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली। तो विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली जो है स्थिर विनिमय दर प्रणाली का पुराना रूपांतरण है, या 4 से मिल जाएगा बी का। सी किससे मिलेगा? विनिमय की समता दर। तो विनिमय की समता दर जो है विदेशी विनिमय की पूर्ति बराबर विदेशी विनिमय की मांग है, तो यह 1 से मिल जाएगा। डी का किससे मिलान होगा? करेंसी मूल्यह्रास। तो करेंसी अब 2 बचा है तो डी 2 से मिल जाएगा। विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है। करेंसी मूल्यह्रास में विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है करेंसी मूल्यह्रास में, तो यह 2 से मिल जाएगा। तो एक मिला है किससे? थर्ड से, बी मिला है फोर्थ से, सी मिला है 1 से और डी मिला है सेकंड से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए गलत है। बी देख लेते हैं। बी, ए थर्ड से, बी फोर्थ से, सी 1 से, डी सेकंड से। तो बी ही सही है, बी सही है इसका सही आंसर। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने विदेशी विनिमय दर से बनने वाले जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने किया। अब समष्टि अर्थशास्त्र में एक टॉपिक बचा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही टॉपिक है, जिसमें भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अब लास्ट वाला वह टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो मेन टॉपिक हैं जहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनने की संभावना है उन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे, और फिर उसके बाद वह जो
भुगतान संतुलन और भुगतान शेष का टॉपिक बचा है, उसके बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो अगली जो वीडियो रहेगी वह व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में वीडियो रहेगी।